नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम रूबरू हो रहे हैं खंडवा के ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने देश के कई मंचों पर जो है अपनी शायरी पेश की है। हमारे साथ मौजूद है खंडवा के, खास तौर पर खंडवा के पत्रकार, लेखक और शायर गोविंद गीते जी। गोविंद गीते जी देश के बड़े बड़े मंचों पर जाकर के शायरियाँ पेश कर चुके हैं। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये शायरियाँ लिखना, चूँकि आमतौर पर जो है उर्दू का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप तो अलग उससे हैं, तो ये कैसे आपने सोचा और कैसे लिखना शुरू किया? देखिए, मेरा शुरुआत से ही, स्कूल टाइम से ही मेरा रुझान जो है रचना पाठ में रहा। थोड़ा बहुत मैं लिखा करता था, तो स्कूल में मुझे टीचर्स लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पे कुछ विशेष लिखने के लिए और प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते थे। तो वहीं से धीरे धीरे मुझे मनोबल मिला और इस फील्ड में मैं आया। तो शुरुआती दौर में मैं फिल्मी गीतों की पैरोडी लिखकर देशभक्ति गीत लिखा करता था, पैरोडी टाइप की। और उसके बाद जब स्कूल टाइम ख़त्म हुआ, कॉलेज में आया, तो फिर मेरा संपर्क यहाँ एक क्षेत्र है इतवारा बाज़ार, वहाँ तमाम तरह के शायर आया करते थे, बैठा करते थे और अपनी गज़लें, शायरी सुनाया करते थे। तो मेरा वहाँ जाना आना हुआ और मैंने उनको सुना कि किस तरह से लिखते हैं। और उस समय फिर मुझे लगा कि नहीं, इस विधा में काम किया जा सकता है। उन्होंने, हमारे एक उस्ताद शायर हैं जनाब हारून फिराक, उन्होंने मुझे कहा कि आप पैरोडी नहीं लिखकर और गज़ल की तरफ, शायरी की तरफ लिखने का प्रयास कीजिए। तो मैंने कोशिश की और उस कोशिश में मैं बहुत हद तक कामयाब रहा। मुझे सीखने उर्दू तो चूँकि मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैंने उर्दू के शब्द उनसे इतवारा बाज़ार में जहाँ भी जिससे भी संपर्क होता था, तो उनसे मैं पूछा करता था कि इस शब्द के मायने क्या होते हैं। तो धीरे धीरे मैंने उर्दू के अल्फाज सीखे और उनका इस्तेमाल अपनी रचनाओं में करने लगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात कही है। जब ललक होती है किसी व्यक्ति में काम करने की, तो वो निश्चित तौर पर सीख करके आगे बढ़ता है। और इन्होंने उर्दू ज़बान पर जो है अपनी जो है पकड़ बनाई है और उर्दू ज़बान के बूते ही जो है ये उर्दू के नामचीन मंचों पर जाकर के अपनी शायरी पेश करते हैं। मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहूँगा कि खंडवा के लिए बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने इनकी एक पुस्तक जो है तलाश, जिसको प्रकाशन के लिए न सिर्फ चयनित किया बल्कि प्रकाशित भी की। तो मैं इसी विषय में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं, चूँकि इंटरव्यू को आगे बढ़ाने में बहुत सारी बातें करेंगे हम गोविंद जी से, लेकिन बीच में मैं चाहूँगा कि वो तलाश में जो इन्होंने किस चीज़ की तलाश की थी, जो तलाश इनको जो है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद तक ले गई, वो जानना चाहेंगे हम। देखिए, मेरी जो पुस्तक है तलाश, उसमें तमाम तरह के रंग आपको दिखाई देंगे। उसमें तकज़्ज़ुल की शायरी भी है, सौंदर्य की शायरी भी है, अध्यात्म की शायरी भी है और गमज़दा शायरी भी है। तो इस तमाम तरह की शायरी को एकत्रित करके मैंने ये पुस्तक लिखी है और बहुत सी रचनाएं उसमें पाठकों को पसंद भी आई है। मैं गुजारिश करूंगा उसमें की कोई एक रचना पहले सुनाएं, फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आपकी पसंदीदा जो एक रचना हम और सुनेंगे। एक रचना मैं प्रस्तुत करूंगा कि ये जान लीजिए आसान ज़िंदगी कर ली, ये जान लीजिए आसान ज़िंदगी कर ली, ज़रूरतों में अगर आपने कमी कर ली, ज़रूरतों में अगर आपने कमी कर ली, जहालतों के अंधेरे को दूर करता है, जहालतों के अंधेरे को दूर करता है, वो जिसने ज्ञान से जीवन में रोशनी कर ली, बहुत शानदार, वो जिसने ज्ञान से जीवन में रोशनी कर ली। और ये शेर कि कहाँ कहाँ वो भटकती पवित्रता खोकर, कहाँ कहाँ वो भटकती पवित्रता खोकर, नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली, नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली। मेरे मिजाज का मुझको नहीं मिला कोई, मेरे मिजाज का मुझको नहीं मिला कोई, तो यूं किया कि किताबों से दोस्ती कर ली, क्या बात है। तो यूं किया कि किताबों से दोस्ती कर ली।
यानी मेरे मिजाज का कोई नहीं मिला तो मैंने किताबों से दोस्ती कर ली। बहुत ही शानदार शेर पढ़ा आपने, और ख़ास तौर पे वो कि नदी ने जो है समंदर से में जाकर खुदकुशी कर ली। मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो है कुछ मध्य प्रदेश शासन काफ़ी काम कर रहा है इस लाडली बहनाओं को लेकर के, सरकार काफ़ी काम कर रही है, और कहीं ना कहीं हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, लोगों से जाकर बात की है, तो लाडली बहनाओं की जीवन में कुछ तो परिवर्तन आया है। तो कुछ एक गुजारिश है आपसे कि उस पर भी कुछ सुनाएं। जी, बहुत अच्छी योजना अभी जो चल रही है लाडली बहना, तो मेरे मन में भी आया कि कुछ इस तरह से रचना लिखी जाए लाडली बहनाओं को लेकर। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं उस योजना से जुड़ी हुई मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी। अब न तकलीफ उठाएगी लाडली बहना, अब न तकलीफ उठाएगी लाडली बहना, अब न तकलीफ उठाएगी लाडली बहना, सुख से जीवन को बिताएगी लाडली बहना, सुख से जीवन को बिताएगी लाडली बहना। एक सुनहरी सी योजना के सहारे अब तो, एक सुनहरी सी योजना के सहारे अब तो, अपना सम्मान बढ़ाएगी लाडली बहना, अपना सम्मान बढ़ाएगी लाडली बहना। एक छोटी सी ज़रूरत भी होगी अब पूरी, एक छोटी सी ज़रूरत भी होगी अब पूरी, थोड़ा पैसा भी बचाएगी लाडली बहना, थोड़ा पैसा भी बचाएगी लाडली बहना। एक भाई ने वचन अपना निभाया है तो, एक भाई ने वचन अपना निभाया है तो, अपना वादा भी निभाएगी लाडली बहना, अपना वादा भी निभाएगी लाडली बहना। क्या बात कही आपने, बहुत ही सुंदर पंक्तियां जो है, खास तौर पे कि एक भाई ने अपना अगर वचन निभाया है तो अपना वादा भी निभाएगी लाडली बहनाएं। और इन्हीं लाडली बहनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अभी 1000 रुपये लाडली बहनाओं के खातों में प्रति माह दिया जा रहा है, इसे बढ़ा करके वे क्रमशः धीरे धीरे करके इसे 3000 तक ले जाने का जो एक लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और हमने जब बात की थी लाडली बहनाओं से तो वे भी इस योजना को लेकर काफ़ी खुश है, क्योंकि एक उन्हें अतिरिक्त रूप से शासन की तरफ से मदद मिल रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। मैं इसके अलावा आपसे दूसरी बातें करूँगा। आप पत्रकार साथी भी हैं, काफ़ी लेख लिखते हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई प्रकार की जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें से कोई ऐसी 2-1 योजनाओं का आप जरूर मुझे बताएं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो सीधे सीधे आम जनमानस पर असर कर रही है। सबसे पहली योजना तो यही है लाडली बहना योजना, जिसने कहीं हद तक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। जी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की अभी तक कोई सरकार योजना लाई नहीं। जी। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर इस योजना को शुरू किया है तो उनका मकसद यही है कि जो महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आए और वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने, मजबूत बने, अपने घर परिवार को चलाने में सक्षम हों। तो ये बहुत अच्छी योजना है। और एक जो योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को राशि दी जाती है, तो वही किसान सम्मान निधि प्रदेश सरकार ने भी शुरू की है। तो ये बहुत अच्छा है कि किसानों को वार्षिक जो राशि मिलती है उसमें इजाफा हुआ है। तो किसानों के लिए एक कुछ समय ऐसा आता है जब फसल नष्ट हो जाती है या बर्बाद हो जाती है मौसम के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में जो सम्मान निधि की राशि होती है वो किसानों के लिए एक संबल का काम करती है। तो ये बहुत अच्छी प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और ये इस तरह की योजनाएं
आती रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है। लेकिन मैं फिर पुनः जो है जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ बैठे हैं उसी पर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हम शेर व शायरी की बात कर रहे हैं। तो शेर व शायरी को लेकर के आपने अपनी पसंदीदा कविता तलाश की सुनाई, तलाश के बाद लाडली बहना की सुनाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऐसे कौन कौन से बड़े नामचीन शायर हैं जिनके साथ आपने जो है मंच साझा किया है? देखिए, मैं 1990 से शायरी कर रहा हूँ और शायरी के इस सफ़र में न केवल स्थानीय नामवर शायर और कवियों के साथ मैंने मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़े हैं, बल्कि जो हमारे हिंदुस्तान में और प्रदेश भर में मशहूर हैं ऐसे शायरों के साथ भी, जैसे हम कहें मुनव्वर राणा जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। राहत इंदौरी साहब जो थे उनके साथ भी मैंने अपना मंच साझा किया है और उन्होंने भी मेरी शायरी को बहुत सराहा था। हाँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़े बड़े शायर और साहित्यकारों के साथ पढ़ने का अवसर मिला। तो कोई एक ऐसी रचना, मैं पुनः गुजारिश करूँगा आपसे कि कोई ऐसी शायरी जो है, जो आपकी पसंदीदा शायरी है, वो ज़रूर सुनाएं। मतलब यूँ होता है कि किसी के वास्ते सीने में हमदर्दी नहीं होती, किसी के वास्ते सीने में हमदर्दी नहीं होती, अगर ये दिल नहीं होता तो चाहत भी नहीं होती, अगर ये दिल नहीं होता तो चाहत भी नहीं होती। भलाई करने वाले भी तमन्ना फल की रखते हैं, भलाई करने वाले भी तमन्ना फल की रखते हैं, बहाने के लिए दरिया में अब नेकी नहीं होती, बहाने के लिए दरिया में अब नेकी नहीं होती। निकाला घर से जब बेटों ने तो माँ बाप ये बोले, निकाला घर से जब बेटों ने तो माँ बाप ये बोले, कहाँ जाते बुढ़ापे में अगर बेटी नहीं होती, कहाँ जाते बुढ़ापे में अगर बेटी नहीं होती। एक शेर इसमें यूँ हुआ है, राजनीति का शेर है, कहाँ जाते बुढ़ापे में अगर बेटी नहीं होती। दिलों में नफ़रतों के बीज बोकर पूछते हैं वो, दिलों में नफ़रतों के बीज बोकर पूछते हैं वो, हमारे बीच में क्यों प्यार की खेती नहीं होती, हमारे बीच में क्यों प्यार की खेती नहीं होती। और ये शेर, आखिरी शेर, कि ठिठुरते हैं अमीरों के बदन ऊनी लिबासों में, ठिठुरते हैं अमीरों के बदन ऊनी लिबासों में, गरीबों को फटे कपड़ों में भी सर्दी नहीं होती, गरीबों को फटे कपड़ों में भी सर्दी नहीं होती। बहुत ही शानदार शेर सुनाया आपने, शायरी सुनाई है। इसमें मुझे जो पसंद आया है वो ख़ास तौर पे कि कहाँ जाते हुए बुढ़ापे में अगर बेटी नहीं होती, तो बहुत ही उम्दा जो है आपकी शायरी है। और मैं समझता हूँ कि खंडवा के लोगों को सुनने का मौका मिला होगा और सुनते भी होंगे। और लेकिन हमारे इस मंच के जरिए हम, क्योंकि हम मोहत नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत कुछ आपसे सुने, बहुत कुछ आपसे सुने, लेकिन कुछ और सुनाइए, एक छोटा मोटा सा कोई और। देखिए, आध्यात्म में भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैं चाहूँगा कि आध्यात्मिक रचना का, उससे पहले एक मतला सुनाता हूँ और फिर आध्यात्मिक रचना सुनाऊँगा। कि कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, मैं जो चाहूँ वो अब कर दे जादूगर, कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, मैं जो चाहूँ वो अब कर दे जादूगर। पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, भूख को मेरी गायब कर दे जादूगर, भूख को मेरी गायब कर दे जादूगर। पेट पर रखकर हाथ एक बच्चे ने कहा कि भूख को मेरी गायब कर दे जादूगर। एक ऐसी मार्मिक और दिल को छू देने वाली कविता सिर्फ हमारे खंडवा के गोविंद गीते ही लिख सकते हैं, इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा। खंडवा में ऐसे कई, खंडवा की माटी जो है कलाकारों को, साहित्यकारों को जन्म देती रही है, और ये तो माखन दादा की कर्मभूमि रही है। और इस कर्मभूमि पर अगर गोविंद गीते जैसे लाडले जन्म लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये खंडवा के लिए फ़ख्र की बात है। तो आप एक जो है आध्यात्मिक विषय पर कुछ सुनाना चाह रहे थे। मतलब यूँ होता है कि पता करना है ये जाने से पहले, पता करना है ये जाने से पहले, कहाँ था मैं यहाँ आने से पहले, कहाँ था मैं यहाँ आने से पहले। यकीनन थी मेरी पहचान कोई, यकीनन थी मेरी पहचान कोई, ये मिट्टी का बदन पाने से पहले। क्या बात है। ये मिट्टी का बदन पाने से पहले
उसी की जात का हिस्सा था शायद, उसी की जात का हिस्सा था शायद, मैं आदम जात कहलाने से पहले। क्या बात है, बहुत मैं आदम जात कहलाने से पहले, ये मुझको नींद से किसने जगाया, ये मुझको नींद से किसने जगाया, क़यामत के करीब आने से पहले, क़यामत के करीब आने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही शानदार शायरियाँ हमने सुनी हमारे साथी, पत्रकार साथी गोविंद गीते जी से। अगली बार हम इन्हें पुनः अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे कुछ नई शायरियों के साथ। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।